सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए 4th सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर 3 जिसका नाम है वैज्ञानिक लेखन या साइंटिफिक राइटिंग। तो आज की क्लास में हम वैज्ञानिक लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में प्रकाशन के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन ए है एशियन रिकॉर्डर, ऑप्शन बी है भारतीय आर्थिक डायरी, ऑप्शन सी है डेटा इंडिया, ऑप्शन डी है ये सभी। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न में आप लोग थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। यहाँ पे निम्न में प्रकाशन, यहाँ पे होगा आपका साप्ताहिक प्रकाशन। निम्न में साप्ताहिक प्रकाशन के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन ए है एशियन रिकॉर्डर, ऑप्शन बी है भारतीय आर्थिक डायरी, ऑप्शन सी है डेटा इंडिया, ऑप्शन डी है सभी। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी एशियन रिकॉर्डर, भारतीय आर्थिक डायरी और डेटा इंडिया ये सब किस प्रकाशन के अंतर्गत आते हैं? ये साप्ताहिक प्रकाशन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मूल्यांकन में क्या शामिल है? ऑप्शन ए है पाठक स्वयं की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करता है, ऑप्शन बी अपनी सहमति या असहमति दर्शाता है, ऑप्शन सी है लेखक के विचारों की व्याख्या करता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन में क्या शामिल है? पाठक स्वयं की प्रतिक्रिया रिकॉर्ड करता है, अपनी सहमति या असहमति दर्शाता है, लेखक के विचारों की व्याख्या करता है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी मूल्यांकन में शामिल होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शोध पत्र के विभिन्न खंड कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है शीर्षक, लेखक एवं उसकी मान्यता, सारांश, ऑप्शन बी है परिचय, विधि, परिणाम, चर्चा, ऑप्शन सी है आभार, साहित्य संदर्भ, परिशिष्ट, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो किसी भी शोध पत्र के जो खंड होते हैं उसमें आपका शीर्षक भी शामिल होता है, लेखक एवं उसकी मान्यता भी शामिल होती है, सारांश भी होता है, परिचय होता है, विधि होता है, परिणाम होता है, चर्चा होता है, आभार होता है, साहित्य संदर्भ होता है, परिशिष्ट लास्ट में होता है। इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सारांश की लंबाई अधिकतम कितने शब्दों तक रखी जानी चाहिए? ऑप्शन ए है 200 से 300, ऑप्शन बी है 100 से 200, ऑप्शन सी है 400 से 500, ऑप्शन डी है 600 से 800। तो सारांश की जो लंबाई होती है वो अधिकतम कितने शब्दों तक होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 200 से 300 शब्दों तक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है सारांश की शैली में किस काल का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए है भूतकाल का, ऑप्शन बी है वर्तमान काल का, ऑप्शन सी है भविष्य काल का, ऑप्शन डी है सभी का। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सारांश की शैली में हमें भूतकाल का प्रयोग करना चाहिए या उपयोग करना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सारांश में कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए? इसमें नहीं पूछा, नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए है अधूरा वाक्य या वाक्य में पदों का लोप, ऑप्शन बी है ऐसे संक्षिप्त अक्षर जो पाठक में भ्रम उत्पन्न करें, ऑप्शन सी है किसी भी प्रकार का दृष्टिगत चित्र तालिका, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो सारांश में कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए? तो उपरोक्त सभी बातें नहीं होनी चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सारांश को शोध पत्र के अंत में किस रूप में लिखा जाना चाहिए? ऑप्शन ए है समस्या के रूप में, ऑप्शन बी है निष्कर्ष के रूप में, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। सारांश को शोध पत्र के अंत में किस रूप में लिखा जाना चाहिए? तो निष्कर्ष के रूप में लिखा जाना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोल्ड फ्यूजन की खोज किसने की थी? तो कोल्ड फ्यूजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है स्टैनले, पांस एवं मार्टिन फ्लैशमान ने, ऑप्शन बी है रॉबिन्सन ने, ऑप्शन सी है स्मिथ ने, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो कोल्ड फ्यूजन की खोज किसने किया था? तो स्टैनले, पांस एवं मार्टिन फ्लैशमान ने किया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संप्रत्यय क्या है? ऑप्शन ए है एक तार्किक रचना है, ऑप्शन बी है एक अतार्किक रचना है, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो संप्रत्यय क्या है? एक तार्किक रचना, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संप्रत्यय की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है पूर्व
प्रघटना का भावात्मक रूप। ऑप्शन बी है प्रघटना को समझने में सहायक। ऑप्शन सी है वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के रूप में आंकना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो संप्रत्यय की विशेषता में ये सारी विशेषताएं सम्मिलित है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संप्रत्यय की विशेषता है पूर्व प्रघटना का भावात्मक रूप, प्रघटना को समझने में सहायक, वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के रूप में आंकना, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है थीसिस के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है अनुसंधान रिपोर्ट, ऑप्शन बी है प्रबंध, ऑप्शन सी है निबंध, ऑप्शन डी है पुस्तक। तो थीसिस के रूप में किसे जाना जाता है? तो थीसिस के रूप में निबंध को जाना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा ई पत्रिका के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है इन्हें डिजिटल तरीकों से वितरित किया जाता है। ऑप्शन बी है उनके पास संपादक व संपादकीय बोर्ड भी हैं। ऑप्शन सी है वे धारावाहिक प्रकृति के प्रकाशन हैं। ऑप्शन डी है वे हमेशा निःशुल्क होते हैं। तो ई पत्रिका के बारे में क्या सत्य नहीं है? वे हमेशा निःशुल्क होते हैं, ये सत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ए बी सी आपका सही है। क्या सत्य नहीं है? वे हमेशा निःशुल्क होते हैं, ये सत्य नहीं, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें रिपोर्टिंग प्रारूप औपचारिक रूप से निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टरेट स्तर की थीसिस, ऑप्शन बी है शोधकर्ताओं का सम्मेलन, ऑप्शन सी है कार्यशालाएं और सेमिनार, ऑप्शन डी है संगोष्ठियां। तो किसमें रिपोर्टिंग प्रारूप औपचारिक रूप से निर्धारित किया जाता है? तो ये जो है डॉक्टरेट स्तर की जो थीसिस लिखी जाती है उसमें रिपोर्टिंग प्रारूप जो होता है वो औपचारिक रूप से निर्धारित किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध पत्र का वैकल्पिक पूरक है? ऑप्शन ए है पादलेख जिसको फुटनोट भी कहते हैं, ऑप्शन बी है अनुबंध जिसको अपेंडिक्स भी कहते हैं, ऑप्शन सी है शब्दकोश जिसको ग्लोसरी भी कहते हैं, ऑप्शन डी है ग्रंथ सूची जिसको बिब्लियोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक शोध पत्र का वैकल्पिक पूरक क्या होता है? तो ये आपका अपेंडिक्स होता है या फिर अनुबंध होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब शिक्षाविदों को कुछ विषय या कुछ विषयों या शैक्षिक प्रकृति के विषयों के एक समूह पर व्याख्यान या प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो इसे कहा जाता है। एक बार प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। जब शिक्षाविदों को कुछ विषयों या शैक्षिक प्रकृति के विषयों के एक समूह पर व्याख्यान या प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है, इसमें कोई एक विषय हो सकता है या फिर शैक्षिक प्रकृति की कोई विषय होती है या फिर एक समूह पर व्याख्यान देने के लिए या फिर प्रस्तुति देने के लिए जब शिक्षाविदों को बुलाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन बी है सेमिनार, ऑप्शन सी है कार्यशाला, ऑप्शन डी है संगोष्ठी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि जब ये शिक्षाविदों को किसी विषय पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया जाता है तो उसको हम सेमिनार के नाम से जानते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक थीसिस में आंकड़े और तालिकाओं को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए है परिशिष्ट, ऑप्शन बी है एक अलग अध्याय, ऑप्शन सी है समापन अध्याय, ऑप्शन डी है पाठ ही। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा परिशिष्ट। एक थीसिस में आंकड़े और तालिकाओं को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया जाता है? तो जो भी थीसिस में आंकड़े और तालिका होती है उसको परिशिष्ट के अंतर्गत शामिल किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक शोध प्रबंध के प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन ए है परिचय, आंकड़ा संग्रहण, डेटा विश्लेषण, निष्कर्ष और सिफारिशें। ऑप्शन बी है कार्यकारी, सारांश, साहित्य समीक्षा, डेटा संग्रह,
निष्कर्ष संदर्भ ग्रंथ सूची। ऑप्शन सी है खोज करने की योजना, अनुसंधान डेटा, विश्लेषण, संदर्भ, परिचय। ऑप्शन डी है साहित्य समीक्षा, अनुसंधान क्रियाविधि, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष। एक शोध प्रबंध के जो प्रमुख तत्व होते हैं तो उसमें जो है परिचय होता है, आंकड़ा संग्रह होता है, डेटा विश्लेषण होता है, निष्कर्ष होता है और सिफारिशें होती हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक शोध कार्य के लिखित प्रारूप को कहा जाता है। ऑप्शन ए है शोध पत्र, ऑप्शन बी है प्रबंध, ऑप्शन सी है परियोजना रिपोर्ट, ऑप्शन डी है अनुसंधान रिपोर्ट। तो एक शोध कार्य के लिखित रूप को क्या कहा जाता है? तो किसी भी शोध कार्य के लिखित प्रारूप को अनुसंधान रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी एक कार्य पर एक लंबा निबंध कहलाता है। ऑप्शन ए है प्रबंध, जिसको मोनोग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी है निबंध, जिसको डिसर्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी है पुस्तक, ऑप्शन डी है अनुसंधान रिपोर्ट। किसी एक कार्य पर एक लंबा निबंध क्या कहलाता है? ये आपका मोनोग्राफ कहलाता है या प्रबंध कहलाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनुसंधान पद्धति में व्यवस्था की खोज है। ऑप्शन ए है सांख्यिकी डेटा, ऑप्शन बी है शोध के निष्कर्ष, ऑप्शन सी है खोज करने की योजना, ऑप्शन डी है अनुसंधान समस्या। तो अनुसंधान पद्धति में व्यवस्था की खोज क्या है? तो शोध के निष्कर्ष है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शोध में शोध रिपोर्ट लिखने की व्यक्तिगत शैली की अनुमति है? ऑप्शन ए है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ऑप्शन बी है प्रायोगिक अनुसंधान, ऑप्शन सी है प्रतिभागी अवलोकन आधारित अनुसंधान, ऑप्शन डी है ऐतिहासिक अनुसंधान, ऑप्शन ई है केस स्टडी अनुसंधान। इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है ए, बी और सी, ऑप्शन बी है सी, डी और ई, ऑप्शन सी है बी, सी और डी, ऑप्शन डी है ए, सी और ई। इसमें जो आपका सही विकल्प है, तो जब भी आपको निम्नलिखित में से किस शोध में शोध रिपोर्ट लिखने की व्यक्तिगत शैली की अनुमति होती है, तो इसमें आपका जो ग्राउंडेड थ्योरी होती है इसमें भी अनुमति होती है। इसके साथ ही प्रतिभागी अवलोकन आधारित अनुसंधान जो भी होता है इसमें भी होती है और केस स्टडी में भी होती है, इसलिए ए, सी और ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए, सी और ई ऑप्शन डी में आपके हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक लगातार फुटनोट एक ही कार्य का उल्लेख करते हैं तो निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है IBID, ऑप्शन बी है ET.AL, ऑप्शन सी है OP.CIT, ऑप्शन डी है LOC.CIT। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक लगातार फुटनोट एक ही कार्य का उल्लेख करते हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें आपका IBID का प्रयोग करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रारूप में रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट अनिवार्य है? ऑप्शन ए है अनुसंधान अनुच्छेद, ऑप्शन बी है थीसिस, ऑप्शन सी है संगोष्ठी पत्र प्रस्तुत, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो किस प्रारूप में रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट अनिवार्य है? तो अनुसंधान अनुच्छेद में भी है, संगोष्ठी पत्र प्रस्तुति में भी है और थीसिस में भी है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीनों में ही जरूरी होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्य पूर्ण होने के बाद शोध समस्या पर प्रतिवेदन पर विद्वानों की बैठक में चर्चा की गई तथा शोधार्थी को आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर समस्या एवं परिकल्पना के शीर्षक में परिवर्तन करने का सुझाव दिया जाता है। ये हैं तार्किक और उपयुक्त, ऑप्शन बी है
अतार्किक और वांछनीय नहीं। ऑप्शन सी है रिपोर्ट की वैधता में सुधार। ऑप्शन डी है रिपोर्ट के व्यवस्थीकरण की प्रक्रिया। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर सी आपका सही हो जाएगा, रिपोर्ट की वैधता में सुधार। अगला प्रश्न है, एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची। ऑप्शन ए है आगे के शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करता है। ऑप्शन बी है रिपोर्ट को प्रामाणिक बनाता है। ऑप्शन सी है शोध के विशाल ज्ञान को दर्शाता है। ऑप्शन डी है रिपोर्ट के वैकल्पिक भाग में। तो एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची क्या करती है, आगे के शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है, इसलिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यापक वैज्ञानिक विषय पर सूचना एवं नवीनतम और विश्वसनीय स्रोत है। ऑप्शन ए है शोध पत्र। ऑप्शन बी है ग्रंथ सूची। ऑप्शन सी है समीक्षा लेख। ऑप्शन डी है नई पाठ्य पुस्तक। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यापक और वैज्ञानिक विषय पर सूचना का नवीनतम और विश्वसनीय स्रोत क्या होता है, तो ये आपका शोध पत्र होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शोध रिपोर्ट के लेआउट का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है स्वीकृतियां। ऑप्शन बी है विषय सूची। ऑप्शन सी है प्रश्नावली। ऑप्शन डी है प्रस्तावना। तो शोध रिपोर्ट के लेआउट का हिस्सा क्या नहीं है, तो प्रस्तावना नहीं, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो इसको हम देख लेते हैं। एक शोध रिपोर्ट की ग्रंथ सूची। ऑप्शन ए है विषय पर प्रकाशित सभी पुस्तकों को सूचीबद्ध करता है। ऑप्शन बी है रिपोर्ट को विश्वसनीयता प्रदान करता है और आगे के शोध के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी है इनमें सूचीबद्ध संदर्भों के सारांश शामिल। ऑप्शन डी है हमेशा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा निर्धारित प्रारूप में लिखा जाता है। तो एक शोध रिपोर्ट की ग्रंथ सूची क्या होती है, ये रिपोर्ट को विश्वसनीयता प्रदान करती है और आगे के शोध के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो ये रहे महत्वपूर्ण 28 MCQ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, क्लास यहीं पे समाप्त होती है।